गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संकल्प यात्रा। अच्छा, वो एक तो भारत न्याय यात्रा हो रही है, अब यहाँ संकल्प यात्रा हो रही है, ऐसा है क्या? मोदी जी संकल्प यात्रा कर रहे हैं और वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के हर कोई भला करना चाहता है हमारा। कितने बेचारे लगे पड़े हैं ना भला करने में, फिर भला क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो दिक्कत है ना? अगर आप ऐसे देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को देखो, तो आपको ऐसा लगता है कि हर कोई बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है हमारा भला करने में। वो चाहता है भला हो, वो चाहता है भला हो, वो चाहता है। कोई पार्टी ऐसी है, मुझे बताइए कि पार्टी ऐसी नहीं मिली, राजनीतिक पार्टी जो हमारा भला नहीं चाहती हो। सब हमारा भला भी हमसे ज्यादा चाहते हैं। हर राजनीतिक पार्टी जो है वो हमसे हमसे ज्यादा हमारा भला चाहती है और मैनिफेस्टो छपवाती है हमारे भले के लिए। मैनिफेस्टो छपवाती है, यात्राएं निकालती है, जन रैलियां करी जाती है। सब किस लिए है? हमारे भले के लिए। अब दिक्कत ये है कि ये हमारा भला रुक कहाँ रहा है? ये हमारा भला हो क्यों नहीं रहा? ये सब इतना मतलब जगदोजहद लगे पड़े हैं हर किसी की, रात दिन। अब मोदी जी तो 18 घंटे लगे पड़े हैं हमारा भला करने में, और लोग भी लगे पड़े हैं भला करने में। कोई, अभी राहुल गांधी जी को ले लो, शायद पिछली बार 40,000 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने, इस बार 65,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे हमारे भले के लिए। तो ये हमारा भला भला भला, तो इसमें गड़बड़ क्या है? क्या है जो भला होने से रोक रहा है? कोई, मुझे लगता है कोई मतलब देवीय शक्ति है जो इस भले को रोक रही है, और ये भला हो नहीं रहा है हमारा, है ना? लग नहीं रहा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आप जाके मीडिया पे देखो, आप टीवी चैनल पे देखो, हर कोई हमारे भला करने में लगा पड़ा है। हर कोई चाहता है कि हमारा भला हो, और भयंकर वाला भला हो। ठीक है, हर गरीब जो है वो पढ़े लिखे बड़ा बने, गरीबी हट जाए, देश में से कोई गरीब ना हो, सब सुख शांति से रहें, सब कुछ करें। सब कुछ हो रहा है, फिर ये दिखता क्यों नहीं है? या तो जो कह रहे हैं वो, फिर जो कह ही रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है ही ना। चलो, ये बड़ा शोध का विषय है कि ऐसा क्या हो रहा है कि सब इतना इतना मतलब पैशन से हमारे भला करना चाहते हैं और हमारा भला रुक रहा है। वो कौन है? आ जाओ। तो हम 3D के जो यूजी वाले सवाल हैं वो ट्राई करते हैं आज। अच्छा, वो फूलचंद कह रहा है कि थोड़े दिन मतलब मतलब राज्यों का भला तो हो ही गया, चुनाव पूरे हो गए, तो राज्यों का भला तो हो ही गया, अब केंद्र का भला होना है, तो वो 6 महीनों में हो जाएगा। मतलब अप्रैल में, मार्च अप्रैल में वोट डलेंगे, फिर पूरे देश का भला हो जाएगा। फिर जैसे ही मई आएगा, सब भला भला, है ना? जैसे 2014 में अच्छे दिन आने वाले थे, वो आ गए। अब अच्छे दिन की दिक्कत है नहीं, अच्छे दिन आ चुके हैं, विकास पहुंच ही चुका होगा, गरीबी मोटा मोटी हट ही गई है ना? किसानों की आय दुगनी हो ही गई है। तो अब पता नहीं लोग रोते क्यों हैं।
आदत पड़ी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं आदमी हम में ही गलती है कि हम बिना मतलब में आदत ही पड़ी हुई है रोने की, है ना। बाकी देखो तो हर चीज अच्छी हो रही है। पाकिस्तान जो है वो जल्दी भारत में मिलने वाला है। मिला के तो हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। उसको मिला के करेंगे क्या? रहने ही दो उसको, वहीं रहने दो जहां है वो, ठीक है ना। आ जाओ। बस एक काम कर दो इस बार, थोड़ा विपक्ष ठीक से दे देना, कमजोर विपक्ष मत देना। क्योंकि जब भी कोई पार्टी, जब भी कोई सत्ता में आती है ना, सरकार कोई भी हो चाहे, किसी की नहीं सुनती। सरकार है ना, सुनती किसी की नहीं है। सिर्फ एक ही है जो सुनता है सबकी, वो है विपक्ष। विपक्ष थोड़ा ठीक से दे दो ताकि हम हमारी जो दुख है वो रो तो सकें। विपक्ष कमजोर होता है तो कहीं किसको। तो बस एक चीज जरूर, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है विपक्ष। क्योंकि सत्ता में कोई भी आ जाए, ये कोई ये नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस है, सत्ता में कोई भी आ जाए उसके कान बंद हो जाते हैं। जो विपक्ष होता है उसका काम होता है सुनना, विपक्ष सुनता है। हाँ ऑब्वियसली बात है, विपक्ष जब पक्ष में चला जाएगा तो वो भी नहीं सुनेगा, लेकिन जब तक वो विपक्ष में है तब तक विपक्ष ही एकमात्र होता है जो सबकी सुनता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। सत्ता पक्ष है वो कर सब कुछ सकता है लेकिन वो सुनता कुछ नहीं है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो विपक्ष जो है ना वही ठीक ठाक ले आना, ताकि कोई हमारा दुख सुनने वाला हो। अच्छा आ जाओ ये स्पर्श रेखा है। ये जो है स्पर्श रेखा, तो क्या बार बार रेखा याद है, समतल है, ये स्पर्श समतल है। इस गोले का ये स्पर्श समतल है। तो बताओ ये कौन से बिंदु पे स्पर्श समतल है, स्पर्श बिंदु कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम स्पर्श रेखा का स्पर्श समतल का समीकरण निकालते हैं। तो यहां से आ जाएगा 2u, 2u बराबर -2, u बराबर -1, 2v बराबर -4, v बराबर -2, 2w बराबर 2, w बराबर 1। और 3 को इधर लाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा गलती मत कर देना। t बराबर -3 हो गया। ये हमारे u, v, w और d के मान आ गए। अब हमारे स्पर्श तल का समीकरण का सूत्र होता है स्पर्श तल का समीकरण। फिर हम तुलना कर लेंगे। स्पर्श तल का समीकरण जो कि हमारा होता है x(x1) y(y1) प्लस z(z1) प्लस u x प्लस x1 v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। अब अपने मान रख दो सारे, जो जो मान हमने इकट्ठे किए। x1 y1 z1 तो हमें पता ही नहीं है, निकालने पड़ेंगे। तो u का मान -1, v का मान -2, w का मान 1, d का मान -3। तो मान रखने पर x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) और u का मान है हमारा -1, x प्लस x1, फिर v का मान है -2, y प्लस y1, w का मान है हमारा 1, तो z प्लस z1 और d का मान है हमारा कितना गया, -3। अब x के पदों को एक साथ कर लो जिनमें x आ रहे हैं। तो x1 -1 x, y वाले पद y1 -2, क्या है ये, y1 -2, सॉरी, y1 -2 y को मना गया। z1 z वाले, तो ये हो गया z1 प्लस 1 z। और जो अचर पद है वो अचर पद जो बिना एक्स वाई जेड वाला पद है वो हमारे हो जाएंगे -x1, यहाँ पे एक x1 आएगा, यहाँ माइनस के 2y1 आएंगे, यहाँ प्लस का z1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, बराबर 0। ये लो, ये हमें स्पर्श तल का समीकरण दिया गया। तो ये भी दिया हुआ है, कंपेयर कर लो दोनों को। कंपेयर कैसे होता है, x के गुणांकों का अनुपात, जो x के गुणांक है उनका अनुपात, तो x1 माइनस 1/2, x के गुणांकों का अनुपात, फिर y के गुणांकों का अनुपात,
अब यहाँ पे या तो बिंदु रख के संतुष्ट करवा लो, बिंदु रख के संतुष्ट करवा लो, संतुष्ट ना करवाओ तो निकाल लो। निकालने का तो टाइम बर्बाद करना है, इससे अच्छा है कि सीधा डायरेक्ट निकाल ही लो, जैसे मतलब चेक कर लो। बराबर में लैम्डा मान लो, लैम्डा मानकर पहले 1 से आ जाएगा हमारे x1 का मान आ जाएगा, x1 बराबर 2 इधर चला जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया, y1 हो जाएगा हमारा -2 लैम्डा प्लस 2, और फिर हमारा z1 हो जाएगा लैम्डा -1 आ गया। और ये वाला हो जाएगा इधर से 12 इधर चला जाएगा, 12 लैम्डा बराबर -x1 -2y1 -z1 -3। अब इसमें आपके जो x1 y1 z1 के मान है वो यहां रख दो और लैम्डा का मान निकाल लो। ये 3D में ये 2 से गुणा किया, 4 लैम्डा -4 लैम्डा, लैम्डा एक तरफ कर लो, ये 4 और एक 5, 5 में से 2 गए 3, इधर आके 9 लैम्डा, और ये हो गया 9 लैम्डा बराबर -1। लैम्डा का मान -1 रख दो, लैम्डा का मान -1 आ गया, -1 वापस रख दो, तो ये आपके पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। लैम्डा का मान क्या है -1, -1 रखते ही x1 तो हमारा आ गया -2 + 1 -1, y1 आ जाएगा +2 4, और z1 आ जाएगा -2, तो -1 4 -2 -1 4 -2। ये क्या एक्चुअली 3D की वजह से बड़ा हो गया है ना, 3D की वजह से ये बड़ा हो गया, क्योंकि 3D है तो 3D में तो U V W D ये सब हो जाता है, तो वो लंबा अपने आप ही हो जाता है। बाकी सेम सवाल अगर इसको देखो तो आपके 2D में बिल्कुल आपने ऐसा ही किया, 2D में भी आप ऐसा ही करते थे। याद हो कि जब भी हमें स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालने होते थे तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते थे, उस समीकरण के साथ अनुपात लेते थे और अनुपात लेके निकालते थे, तो बिल्कुल ऐसा ही करते थे। इस बार क्या हुआ, इस बार ये लंबा हो गया, लंबा इसलिए हो गया कि समीकरण भी तो 3D वाला है ना, इस वजह से बस उतना ही फर्क है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 2D 3D से बहुत ज्यादा आते हैं वो। देखो कोई भी चीज का अगर बना रहे हो ना, कोई राय बना रहे हो तो उससे पहले देख लो। कई बार क्या होता है, कई चीज एक बार होती है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार होती हो। जैसे 3D के क्वेश्चन इस बार ठीक थे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है, कई बार 14-14 क्वेश्चन डाल देते हैं एक टॉपिक के ऊपर। अब लोग एक बार 14 क्वेश्चन आते हैं, लोग उसी टॉपिक को पढ़ने लग जाते हैं, अगली बार उसमें से 2 डाल देते हैं। अब जैसे ग्रुप थ्योरी का एग्जाम्पल लो, एक ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर 2018 की भर्ती में जाएं तो ग्रुप थ्योरी में एक क्वेश्चन नहीं डाला था, बंदे ने पेपर में एक क्वेश्चन नहीं डाला ग्रुप थ्योरी का, इस बार 5-6 डाल रखे थे। तो ऐसा कोई राय नहीं होता, कोई रूल ही नहीं होता कि इस टॉपिक पे ज्यादा डालेंगे, इस टॉपिक पे कम डालेंगे। अब बनाने वाले पे होता है, कई बार उसको पसंद आ जाता है, वो उस पर टॉपिक पे ज्यादा डाल देता है, कई बार उस टॉपिक के हाथ ही नहीं लगाता, दूसरे को ज्यादा डाल देता है, और कई बार ये भी सोचते हैं कि प्रिडिक्टेबल ना हो जाए पेपर, इसलिए वो जंप मारते रहते हैं टॉपिकों पे। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं 3D इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन गोले से पक्का आएगा, ऐसे थोड़ा सा सेट करके चले ना तो ज्यादा ठीक है, गोले से एक आएगा, ये पक्का है। क्योंकि जब 3D टॉपिक कोर्स में डाला है तो पूरे चांसेस है, चाहे तो देखो एकदम रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा तो शायद कम ही करे, चांसेस कम ही होंगे। गोले का एक क्वेश्चन संभावतः आ जाएगा, लगता है कि गोले का एक क्वेश्चन पेपर में डालेगा, तो इसलिए गोले को पढ़ लो, एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिल जाएगा। और अगर ज्यादा खुश हुआ तो 2 भी डाल सकता है। देखो उसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये हमारा गोले का समीकरण है, गोले की स्पर्श समतल का समीकरण निकाला, उसमें मान रखा, स्पर्श समतल बन गया, स्पर्श समतल दिया हुआ है, दोनों की तुलना की। तुलना कैसे होते हैं, सेम समीकरण हमने निकाल लिया, सेम समीकरण दिया हुआ है। जब दोनों समीकरण एक ही होते हैं तो x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर z के गुणांकों का अनुपात बराबर अचर पद का अनुपात। अब ये समीकरण सॉल्व करके x1 y1 z1 निकालना था, तो बराबर में लैम्डा ले लिया, x1 y1 z1 का मान आ गया, रख दिया, और लैम्डा का मान निकाल लिया, लैम्डा वापस रख दिया, आंसर आ गया। थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगा क्योंकि लंबा था,
या फिर आप रख के भी चेक कर सकते हो। आप ये समीकरण आया हुआ है, ये देख लो, ये समीकरण है, ये स्पर्श बिंदु इन चारों ऑप्शन में से रख के देख लो किसको रखने पर ये आ रहा है, जिस पे भी आ रहा है वो भी आंसर हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। है ना, तो ये तय नहीं होता कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तैयार रहो। नहीं, होना भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पेपर एकदम प्रिडिक्टेबल हो, ये किसी को नहीं होना चाहिए कि बस ये जरूरी है बैलेंस पेपर हो। मैं हमेशा इस बात के लिए जा रहता हूँ कि बैलेंस पेपर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 60 में से 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ गए, ये गलत चीज है। आपने सिलेबस बनाया, आप पूरे सिलेबस से न्याय करो। हर सिलेबस पे जितने भी हैं, बड़ा टॉपिक है 2 क्वेश्चन डाल दो, 3 डाल दो, बाकी छोटा टॉपिक है उस पर 1 डाल दो। इस तरीके से हर टॉपिक पे सवाल आना चाहिए, ताकि क्या, बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ रहा है तो उसको फायदा होना चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा 4 टॉपिक पढ़ के गया और 4 टॉपिक पे 25 क्वेश्चन आ गए, तो वो तो निहाल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी जो है ना टॉपिकों की बराबर बराबर तरीके से, बैलेंस तरीके से पूरा पेपर बने। इस बार एमपी का आया था, एमपी का वर्ग 1 का पेपर आया था, पीजीटी का बड़ा बैलेंस पेपर आया था। हर टॉपिक से उन्होंने एक दो ऐसे क्वेश्चन डाले, पेपर देख के ही मजा आ गया कि हाँ, सही ढंग से पेपर बनाए, अच्छा पेपर बनाए। कई बार पागलों की तरह ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन डाल देते हैं, कई बार पागलों की तरह सीनियर सीनियर डाल देते हैं, ये गलत चीज है। इस बार देखो 83 क्वेश्चन डाल दिए ग्रेजुएशन से, ये बैलेंस थोड़ी हुआ। अब सीनियर को भी मौका दो, ग्रेजुएशन को भी दो, हम मना नहीं कर रहे। हम कह रहे बैलेंस पेपर बनाओ, सबका हिस्सा होना चाहिए उसमें, लेकिन वो ऐसे नहीं करते। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको व्यास के 2 सिरे दिए गए, व्यास के 2 सिरे दिए गए हैं। तो बढ़िया, अगर ऐसा करते हैं। मैं न्यूज कम ही देखता हूँ भाई, मुझे नहीं पता। अगर ऐसी कोई न्यूज आई हुई है तो अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, अपडेट नहीं रहता मैं। तो ये आपके 2 बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर गोला बनाया गया, तो ये व्यास हो गया। व्यास हो गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी व्यास हो गई, है ना। आधा कर लो, त्रिज्या आ गई। इन दोनों का मध्य बिंदु केंद्र आ जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु केंद्र आ जाएगा। नहीं, वो विनीता कह रही कि इस बार न्यूज आई है कि राजस्थान में जो भी, अब विनीता के आधार से बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं पढ़ा है, विनीता बता रही है कि एक न्यूज आई थी कि हर टॉपिक के नंबर फिक्स कर दिए जाएंगे कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने आएंगे, इस टॉपिक से इतने आएंगे। वो अब बता रही है, पूरी न्यूज तो इसको भी नहीं पता होगी, या इसने देखी है तो वो कटिंग वटिंग हो तो पता नहीं। तो इसका अभी ये कहना, अभी जो इसका कहना वो ये है कि न्यूज थी, उस न्यूज में ये खबर थी कि जितने भी जैसे टॉपिक है, उन टॉपिकों को बांध दिया जाएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, इस टॉपिक से, और ये जीके में भी होगा और ये इसमें भी होगा। हाँ, वो अक्षय भी कह रहा है कि हाँ ऐसी खबर आ रही है। तो अब ये पूरी खबर, बाकी आप लोग एक दूसरे को कटिंग भेज देना, वो देख लेंगे। तो ये आपका व्रत था, गोलारा। अब ये रहा आपका व्यास जो दिया गया, 2 - 3 1, 3 -1 2। आप चाहो तो समीकरण निकाल सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अच्छा, उस न्यूज के यूट्यूब पे भी काफी वीडियो है, ठीक है, देख लेना आप लोग, एक बार जरूर चेक कर लेना। अच्छा, ये अच्छा, जितेश कह रहा है कि ये बात राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने कही है, ना कि आरपीएससी ने कही है। तो हाँ, वो भी ठीक है। यूट्यूब पे तो यार कम विश्वास करो, यूट्यूब वालों को तो बस थोड़ा मिल जाए, फिर वो अपने आप जोड़ के उसको लंबा चौड़ा। तो इनका मध्य बिंदु आपका केंद्र होगा, इनका जो मध्य बिंदु होगा वो आपके लिए केंद्र होगा। दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 2 और 3 5, 5/2, -3 -4 माइनस का 2, 1 2 3, 3/2। अब देख लो किसका केंद्र ये है, ऑप्शन से देख लो किस बंदे का केंद्र ये है। और मुझे लग रहा है कि शायद केंद्र से नहीं बैठेगा।
चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं केंद्र किसका है। पहले यू वी डब्ल्यू का मान निकालो। अगर ये केंद्र है, अगर ये केंद्र है तो केंद्र माइनस यू होता है। माइनस यू, ये माइनस का यू हुआ, ये माइनस का वी हुआ, ये माइनस का डब्ल्यू हुआ। इससे यू का मान आ गया माइनस का 5/2। अब ऑप्शन में देखो किसका यू का मान -5/2 है, वी का मान +2 है, और डब्ल्यू का मान -3/2 है। क्योंकि याद रहिए, केंद्र जो होता है वो -u, -v और -w होता है। तो ये चीज -u, -v और -w के बराबर है, जिससे u का मान -5/2, v का मान +2, w का मान -3/2। क्या कोई ऑप्शन है जिससे ये आ रहा है? तो रख के देखो कौन कह रहा है ऐसे। u का मान 5/2 ये दे रहे हैं, v का मान ये दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं। बिल्कुल d आपको ऐसा दे रहा है। सिर्फ d ही दे रहा है, कोई और भी दे रहा है? नहीं, कोई और नहीं दे रहा, सिर्फ d ही दे रहा है। तो डी आपका आंसर हो गया, डी आपका आंसर आ गया, है ना। तो आप बिंदु, हाँ जैसे वो कविता कह रही है बिंदु रख के पता चल जाएगा, आप बिंदु रख के कर लो, कोई एक तरीका सोच लो जो भी करना है ना। अब तरीके तो कई होंगे, ये भी होगा कि कोई ये सोचे कि ये वाला बिंदु रख के देख लें, पता चल जाएगा। कई बार ये तरीके सही भी चले जाते हैं, कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाते हैं। कई बार ऑप्शन बनाने वाला ऐसा बनाता है, वो भी खिलाड़ी होता है, उसको भी पता होता है ये बंदा ऑप्शन बिंदु रख के ट्राई करेगा, तो वो एक दो इक्वेशन ऐसी बना देता है जो सेटिस्फाई करती है। तो वो बिंदु बिंदु डाल के सॉल्व करने वाला मेथड है, वो टाइम बर्बाद कर देता है। तो ये है ना, वो है तो तिकड़म ही ना। अब तिकड़म है तो जुगाड़ है, वो चले नहीं चले वो पेपर बनाने वाले पे। अगर हम जुगाड़ी हैं, पेपर बनाने वाला हमसे ज्यादा जुगाड़ी हो गया, तो फिर तो मरवा देगा, है ना। ये तो डर है भाई, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। वो अगर मैंने कहा ना, अगर हम जुगाड़ी है और वो हमसे बड़ा जुगाड़ी निकल गया, तो फिर वो कहे अच्छा बेटा मुझे भी पता है, मैं भी वहीं से आया हूँ जहां से तुम ट्राई कर रहे हो ना, मैं वहीं से आया हुआ हूँ। तो वो पहले हमसे पहले ऊपर जुगाड़ करके बैठा होता है, तो हमारी फिर ये ट्रिकें काम नहीं करती। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक समतल निश्चित बिंदु ए बी से, अच्छा सवाल है ये सवाल अच्छा है। सवाल बढ़िया है, लंबे लंबे मत पूछो, छोटे छोटे सवाल पूछो, थोड़ा ट्रिक व्रिक हो, वो ज्यादा समझ में आती है। ये फालतू के गुणा भाग भर देते हैं ना ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक समतल है, ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा सवाल है, आराम से होगा। अभी शायद मैंने जो आपको दोपहर वाली क्लास ली थी उसमें यही बात बताई थी, पकड़ लो इसको, आराम से निकल जाएगा। एक समतल निश्चित बिंदु ए बी सी से होकर गुजरता है। एक समतल है जो बिंदु, पकड़ना बात को, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, मिनटों में हो जाएगा। अगर आपने सही ढंग से आज दोपहर वाली क्लास अगर आपने ढंग से देखी थी, तो ये क्वेश्चन उससे हो जाएगा। एक समतल है जो निश्चित बिंदु ए बी सी से गुजरता है तथा मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब का पाद का बिंदु पथ होगा। जमी बात, जमी जमी नहीं जमी, पकड़ो, छोटा सा है, बहुत छोटा सा सवाल है। अरे वाह भाई मेरा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। छोटा सा है, छोटा सा सवाल है बस, बहुत छोटा सवाल है, हल्की सी ट्रिक है, लगाते ही हो जाएगा, लगाते ही हो जाएगा। देखो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक समतल है, तो मान लिया ये रहा वो समतल, ये आपका समतल आ गया, ठीक है। इस समतल पे एक बिंदु है, कहीं भी इस पे एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है ए बी सी, ए बी सी, ये बिंदु का नाम रख लेते हैं पी। अब केंद्र से, मूल बिंदु से इसके ऊपर लंब डाला गया, तो ये जहां लंब डाला गया है मूल बिंदु से, 0 0 0 से जो लंब डाला गया है, इस लंब का, इस पाद बिंदु का, इस
का बिंदुपथ निकालो। जिसका बिंदुपथ निकालना होता है उसे एक्स वाई जेड कहते हैं, जिसका बिंदुपथ निकालना होता है उसको एक्स वाई जेड कहते हैं। हो गया। अब गौर करो, कमाल की बात क्या है कि अगर मैं P को इस पॉइंट पाद Q से मिलाऊं, ये रहा, तो ये दोनों हमेशा लंब होंगे, होंगे नहीं होंगे? क्योंकि ये बिंदु समतल पर है, ये समतल पे लंब है, तो P चाहे कहीं भी हो, P को Q से मिलाने से जो रेखा बनेगी वो समतल पे ही तो बनेगी, और समतल की हर रेखा के ये लंबवत है, तो ये दोनों लंबवत है। लंबवत की शर्त लग जाएगी। लंबवत की शर्त होती है दोनों के दिक् अनुपात निकाल लो। इसके दिक् अनुपात तो हो जाएंगे हमारे, इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे x माइनस ए, वाई माइनस बी एंड कोमा जेड माइनस सी। एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, ये इसके दिक् अनुपात हो गए। और इसके दिक् अनुपात हो गए हमारे एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और जेड माइनस जीरो। आगे दिक् अनुपात, ये दोनों लंबवत है। लंबवत होने की शर्त क्या होती है? दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी, जेड इंटू जेड माइनस सी बराबर 0। ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। बात जमी? कितना सिंपल सवाल है यार। कितना जबरदस्त सवाल था एकदम। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कोई और नहीं, बस खाली एक छोटी सी ट्रिक खेली बंदे ने कि भाई समतल है, समतल पे लंब है, समतल पे लंब है तो समतल, समतल पे कोई लंब है इसका मतलब समतल के ऊपर स्थित सारी रेखाओं पर लंब है ना? ये बात समझो, आपकी जो सार है वो समझो कि अगर आपका फर्श है, कोई चीज अगर आपके फर्श के लंबवत, जैसे मैं हूं, मैं फर्श के लंबवत खड़ा हूं ना, अब फर्श पे आप कोई भी लाइन खींच दो, फर्श पे आप कोई भी लाइन खींच दो, फर्श पे खींची गई हर लाइन से मैं लंबवत होऊंगा। मेरा और फर्श पे खींची गई हर लाइन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो फर्श पे ही तो होगी। कोई भी लाइन खींचोगे तो फर्श पे ही तो खींचोगे, और फर्श पे खींचोगे तो मैं तो फर्श के लंबवत हूं, मतलब मैं लाइन के लंबवत हूं। तो जो भी लाइन आप खींच लो मैं उसके लंबवत ही होऊंगा। हम दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 का ही होगा, हमेशा हमेशा। और वही बस सारा आ गया इसमें। अगला सवाल, ये तो व्यास के सिरे आ गए भाई, वापस से व्यास के सिरे आ गए। एक गोले का समीकरण जिसके व्यास के शीर्ष एक व्यास ये है और एक व्यास ये है। व्यास के सिरे दिए गए। व्यास दोनों को जोड़ो, केंद्र आ जाएगा। और संतुष्ट करके देखना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है संतुष्ट वाले में वो ट्राई कर लेना आप लोग, ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि समीकरण बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े समीकरण है। अगर मान लो ए ऑप्शन नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार है की, फिर बी में डाला, फिर सी में डाला, और पता चला सी और डी दो संतुष्ट हो गए तो पूरी मेहनत बेकार। तो ये रिस्क हमेशा ही रहता है। जुगाड़ काम भी करता है, स्मार्ट तरीका, जिस दिन काम करता है उस दिन तो निहाली कर देता है, और जिस दिन नहीं चलता उस दिन समय बर्बाद कर देता है। बस जुगाड़ के साथ यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, चल गया तो कमाल कर देता है, नहीं चला तो बेकार कर देता है ना? तो इसीलिए लोग विश्वास नहीं करते जुगाड़ों का, दिक्कत वही है, या तो कमाल करेगा या बेकार करेगा। तो मूल तरीका देखो तो एक बार वो दिखा देता हूं कि दोनों का मध्य बिंदु केंद्र होगा।
दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया। जीरो 1/2 1 त्रिज्या r, तो व्यास निकाल लो, व्यास कितना है, त्रिज्या आधी हो जाएगी। 2 - 2 4 यानी 16 प्लस 9 और ये 36, ये 4 हो गया 16 और ये 9 हो गया, ये 4 36 हो गया, 36 और 45, 45 और 16 61। तो r बराबर हो गया 1/2 √61। वर्त गोले का समीकरण, गोले का समीकरण x - 0 का स्क्वायर, y - 1/2 का स्क्वायर, z - 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay यानी y 1/4 प्लस z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 बराबर 1/4 61। तो ये उधर चला गया, 60/4 15 हो गया, 15 इधर आके 14 हो गया। तो ये आपका समीकरण आ जाएगा हल करने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस y माइनस 2z ये हो गया। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन वो भी कैलकुलेटिव है, वो भी अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन उसमें भी बनी रहती है ना। आपको याद होगा एक व्यास के रूप में हमने वर्त का समीकरण पढ़ा था, व्यास के रूप में वर्त का समीकरण पढ़ा था, तो उसमें भी कैलकुलेशन है। अगर व्यास के सिरे आपको पता है तो गोले का समीकरण आप ऐसे भी निकाल सकते हो, x - x1 x - x2 इंटू y - y1 y - y2 z इंटू z - z1 इंटू z - z2 बराबर 0। कैलकुलेटिव तो ये भी रहेगा, है ना, इससे भी कर सकते हो आप, लेकिन कैलकुलेशन नहीं कम होगी इसमें। इसमें तो क्या है, बस थोड़ी सी ऐसा रहे ना कि मेन जो तरीका है ना वो पकड़ में आ जाए। देखो आता तो सबको ही है, ये आता तो ये सवाल सबको ही है, लेकिन कौन कितने कम समय में इसको कर पाता है, ये बड़ी बात है। बिंदु रख के पकड़ पाते हो आप जल्दी से। पहले तो ऑप्शनों में अंतर देख लो। देखो मुझे यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे जब केंद्र आया था ना, तभी एक बात तो क्लियर हो गई थी कि एक्स का पद तो अब नहीं आएगा, एक्स का खाली एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का पद नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का पद नहीं आएगा। तो ए और सी तो कट गया था, है ना। थोड़ा सा मतलब ये जो है ना, आपको ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट अगर आप रहोगे ना, मतलब वो तो ना ज्ञान चक्षु खुलने वाला, अगर वैसा सा कंसेप्ट है ना, आप जल्दी पकड़ लोगे। सवाल में देखो हिंट है इसके अंदर। एक तो आप देख सकते हो इसका जो केंद्र आएगा, केंद्र पहले पहले पॉइंट को देखो, ये देखो ये रहा। अब ये चीजें, ये जो तार है ना, ये आपके कितनी जल्दी जुड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। 2 और -2 है तो केंद्र का x निर्देशांक 0 होगा,
केंद्र का x निर्देशांक 0 होगा तो x माइनस 0 का स्क्वायर होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x होगा, तो x का स्क्वायर होगा। इसका मतलब x स्क्वायर के अलावा कोई पद नहीं आएगा। ऐसे पकड़ो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो तार है, ये पकड़ो, इससे सवाल जो है ना सबसे फास्ट होता है। ये कनेक्शन, चीजों को जोड़ पाना, जल्दी से जोड़ पाना, इससे आपका टाइम बचेगा। बाकी आप अब कोई नहीं बता सकता ये चीज आपको, धरती की कोई क्या बता सकता है, क्योंकि ये कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये आपकी प्रैक्टिस होती है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि विराट कोहली कौन सी बॉल पे कौन सा शॉट खेलता है, ये उसकी प्रैक्टिस है। वो किसी को चाह के भी नहीं दे सकता। अगर किसी को कहे कि आज मैं बताता हूँ कौन सी बॉल पे कैसे खेलना है, लाखों प्रकार की बॉलें आती है, और लाखों प्रकार की बॉलें आएंगी, नए बॉलर आएंगे, नए तरीके से बॉल फेंकेंगे, नए तरीके से बॉल आएगी, क्या सिखा देगा किसी को। तो समझ रहे बात, ये चीजें, और वो खुद भी नहीं जानता कि कौन सी बॉल पे मैं कौन सा खेल रहा हूँ। वो प्रैक्टिस है उसकी, तो हाथ पैर अपने आप उस दिशा में आ जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, देखो ये x का मान 0 गया, यानी x का पद अब नहीं आएगा, नहीं आएगा तो a कट गया, c कट गया, ठीक है। अब बच गया आपका b और d। याद करो, अचर पद केवल तब 0 आता है जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है। जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है, उसी केस में 0 आता है। तो इसमें दिख रहा है कि नहीं आएगा। और जो आप केंद्र है उससे भी आप लगा सकते हो, यहां से भी आप देख सकते हो नहीं, 0 तो नहीं आएगा। अचर पद आएगा तो सही, अचर पद आएगा, इसका मतलब बी तो नहीं होगा, डी होगा। तो ये जो हाथों हाथ कनेक्शन बनते हैं ना फटाफट वाले, ये बड़े कमाल के होते हैं, और ये ऐसे नहीं बनते, है ना। ना इसको कोई बना के दे सकता है, ये खुद से ही बनते हैं, खुद की प्रैक्टिस से बनते हैं। जब आप सवाल को एक बार कर लेते हो, एक बार लंबे तरीके से कर लो, और लंबे तरीके से करने के बाद फिर आप उसी सवाल पे दोबारा करते हो कि इसमें क्या हिंट है, क्या कुछ ऐसी चीज है जिससे इसको जल्दी निपटाया जा सके, फिर आप उसी सवाल को दोबारा करते हैं। ये आपको करना होगा। पहले एक सवाल को लंबे तरीके से, जो भी आपका मेन तरीका उससे कर लो, फिर उसी सवाल पे रुको, और रुक के एक बार देखो कि ऐसा कुछ था क्या इस सवाल में, जिस हिंट से मैं इस सवाल को जल्दी कर सकूं। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके लिए कोई कॉमन रूल नहीं है। कई बच्चा ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बता, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है? शॉर्ट ट्रिक पेपर में जाके बनती है, सवाल को देख के बनती है, जैसा सवाल वैसी ट्रिक। अब इसकी क्या कोई शॉर्ट ट्रिक बता दे कि ऐसे देख लेना एक्स के निर्देशांक कट रहे हैं, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक थोड़ी होती है, खुद से ही बनानी पड़ती है हमें। अपने सारा ज्ञान जो है ना वो मिक्स करके सवाल को सॉल्व करना होता है। अब जैसे ये देखो, ये बताओ इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र क्या है? शाबाश कविता, शाबाश मुकेश, शाबाश विनीता, शाबाश सुधांशु, बहुत बढ़िया। देखा, ये है वो चीज। अब कई लोग जो आंसर नहीं दे पा रहे, वो सोच रहे होंगे कि ये 2 सेकंड में कैसे आ गया, 2 सेकंड में ये आंसर कैसे आ गया। भाई 2 सेकंड में आंसर नहीं आया, बस यही तो कह रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स बनाई नहीं जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाई नहीं जाती, हाथों हाथ बनती है ये, और खुद के ज्ञान से बनती है। शाबाश नरपत, शाबाश मीरा, शाबाश विक्रम। याद करो, अभी अभी ये फॉर्मूला आपको बताया था कि ये व्यास के रूप में फॉर्मूला होता है। जब ऐसा समीकरण होता है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 गोले के व्यास के निर्देशांक होते हैं। तब अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 व्यास के सिरे हैं, व्यास के सिरे हैं, तो केंद्र उसका मध्य बिंदु होगा। ये रहा आपका आंसर, ये है आपका आंसर। तो ये मैं समझाना चाहता था कि ये चीजें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, किसी के भरोसे मत बैठिए, कोई आपके लिए ये नहीं कर सकता, ये चीज कोई आपके लिए नहीं कर सकता। और ये चीज जिस दिन से होने लग जाएगी तो हम हजारों विराट कोहली, हजारों रोनाल्डो, हजारों मेसी तैयार करके खड़े कर देंगे। एक टीम में 11 के 11 मेसी होंगे, 11 के 11 रोनाल्डो होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रोनाल्डो भी चाहे ना अगर, तो वो भी अपनी ये चीजें किसी को दे नहीं सकता कि कब कैसे खेलना है, ठीक है ना। उसने अपनी प्रैक्टिस से बनाई है, आपको अपनी प्रैक्टिस से बनाना पड़ेगा। पर अभी ये चीज थी, सारे कंटेंट को एक साथ जोड़ के देखना होता है आपको। ये क्या है, कुछ हिंट दे रहा है क्या, कुछ बता रहा है क्या, ऐसा कुछ देखा हुआ है क्या, पहले कभी देखा हुआ है तो ये क्या कह रहा है, और उसको कैसे हम उसको साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप पहले अपना मैन तरीके से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पहले जैसे मैन तरीके से करोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आप कर तो सकते हो। जब ये बात कंफर्म हो जाएगी आप कर सकते हो,
अब उसी सवाल को बंद करो मैन तरीके से, अब बात करो कि इसको क्या सवाल में कोई हिंट है ऐसा जिससे इसको जल्दी निपटाया जा सके, फिर वो दूसरे काम पे आओ। ये काम आप करो, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन, दोनों गोलों का स्पर्श बिंदु, दोनों गोलों का स्पर्श बिंदु याद आता है, वर्त में भी हमने किया था। वर्त में भी दो वृत्त का स्पर्श बिंदु कैसे निकलता है? मेन तरीका कैसे, पहले मेन तरीका बता दो, फिर शॉर्ट ट्रिक्स पे बात करेंगे। मेन तरीका, दो वृत्त का स्पर्श बिंदु कैसे निकलता है? दो वृत्तों का स्पर्श बिंदु, जब दो वृत्त, दो गोले हो गए, दो गोले एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो स्पर्श बिंदु कैसे निकलता है? एक तो शॉर्ट ट्रिक तो आपकी ये कि रख के देख लो, स्पर्श बिंदु दोनों पे होगा, स्पर्श बिंदु दोनों पे होगा, दोनों पे होगा तो रख के चेक कर लो, है ना? स्पर्श बिंदु दोनों पे होगा, ये स्पर्श करने की शर्त है। स्पर्श बिंदु ज्ञात करने का कैसे होता है? आप स्पर्श बिंदु कैसे ज्ञात करोगे? जहां दोनों टच कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है टच कर रहे हैं, हमें चेक नहीं करना कि टच कर रहे हैं, हमें तो वो स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है जहां दोनों टच कर रहे हैं। वो कैसे निकलेगा? जहां दोनों भाई टच कर रहे हैं वो बिंदु कैसे निकलेगा? क्यों नरपत, क्या कहते हो, कैसे निकलेगा? ये तो स्पर्श करने की शर्त हुई नरपत, स्पर्श बिंदु कैसे निकलेगा? क्यों सीमा, विक्रम, अरुण, भावना, अशोक, कमलेश, क्या कहते हो, स्पर्श बिंदु कैसे निकलेगा? कई बार चीजें बहुत स्पष्ट होती है, दिखती नहीं है। अगर दोनों स्पर्श करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पे यह बिंदु R1 अनुपात R2 में विभाजित होगा। यहां इसकी त्रिज्या, यहां इसकी त्रिज्या, तो आप अंतः विभाजन का सूत्र लगा के, अंतः विभाजन का सूत्र लगा के आप स्पर्श बिंदु निकालेंगे, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, दोनों टच कर रहे हैं तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी R1 अनुपात R2, मतलब पहले की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या के अनुपात में विभाजित हो रही है इस बिंदु पे। तो दोनों केंद्र आपको पता होंगे ही, क्योंकि गोले के समीकरण आपके पास है, वो रखा, दोनों की त्रिज्याएं निकाली, त्रिज्याएं आपका अनुपात हो जाएंगी और वो बिंदु निकल जाएगा, स्पर्श बिंदु, अंतः विभाजन द्वारा। ठीक है ना, ये होगा मेन तरीका। तो मेन तरीका लगाएं अगर हम, तो इसमें u का मान आ गया पहले वाले वर्त के लिए, u का मान 1, v का मान -2, w का मान -2 और d का मान -7। u का मान 1, v का मान -2, w का मान -2, d का मान -7। दूसरे वाले के लिए u का मान 1, v का मान -2, w का मान -8, d का मान 65। केंद्र, इसका केंद्र हो जाएगा -u -v -w, -1 2 2। इसका केंद्र हो जाएगा 1 -1 2 8, 1 2 8।
दोनों की त्रिज्याएं R1 बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 4 माइनस d प्लस 7, 9 7 16, 16 का 4, ये आ गया 4। अनुपात R2 1 प्लस 4 प्लस 64 माइनस 65, त्रिज्या 2, 4:2। चाहो तो अनुपात है, इसलिए आप काट छांट कर सकते हैं, है ना। बात है अनुपात है, अनुपात अपनी वैल्यू नहीं खोते। अनुपातों को आप सरल कर सकते हो क्योंकि अनुपात अपनी वैल्यू नहीं खोते। दूसरे सेंटर में -1, ठीक है। अंतः विभाजन का सूत्र लगा दो, m1x2 m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो x बराबर हो जाएगा m1 का मान 2, x2 का मान -1, 1 माइनस का 1। तो एटलीस्ट अद्भुत, कमाल, शानदार, परेशान नहीं किया इसने तो। है ना, परेशान ही नहीं किया, एक बार में ही आ गया। अब बात करते हैं तरीका नंबर 2 की। और क्या कर सकते हो आप इसमें, और आप इसमें क्या कलाकारी कर सकते हो। एक कलाकारी और है हमारे पास। एक तो हमारी वो कलाकारी है कि हम जो स्पर्श बिंदु होगा वो रख के देखें। कई बार ये तरीका ठीक है, जुगाड़ ठीक है, लेकिन बैठे नहीं भाई। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, समीकरण है बड़ी बड़ी, समीकरण है बड़ी बड़ी। अगर मान लो ये ऑप्शन रख के देखा, ये संतुष्ट कर गया, ठीक है, फिर नीचे वाले को नहीं किया, तो करना तो दोनों को पड़ेगा ना। स्पर्श बिंदु को एक पे थोड़ी होता है, स्पर्श बिंदु को एक पर थोड़ी होता है, स्पर्श बिंदु तो दोनों पे होता है। तो कंफर्म करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन में रखना पड़ेगा। और क्या पता ऑप्शन नंबर 1 धोखा दे जाता, ऑप्शन नंबर 1 पहले समीकरण को संतुष्ट कर जाता, दूसरी को नहीं करता, तो हमारा तो गया ना बेकार, गई मेहनत बेकार। फिर दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते, फिर तीसरे को ट्राई करते। तो ये जुगाड़ भी कई बार इतना बढ़िया काम नहीं करता। एक चीज और कर सकते हैं हम, हमारे पास एक छोटा सा एक रूप और है, वो ये है, ध्यान से सुनना। वो ये है कि जब दो गोले या दो वर्त जब एक दूसरे को काटते हैं, तो S1 माइनस S2 करने से आपको उभयनिष्ठ समतल मिलता है। उभयनिष्ठ समतल का मतलब जहां पे दोनों काट रहे हैं, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाला समतल, उभयनिष्ठ समतल। शाबाश मुकेश। ये पहला वर्त है, ये पहला वर्त या गोला है ना। वर्त का केस होगा तो रेखा बनेगी, गोलों का केस होगा तो समतल बनेगा। तो ये आपका समतल बन जाएगा, देखो ये S1 माइनस S2। और स्पर्श कर रहे होंगे तो भी समतल तो आएगा ही आएगा, टच करें चाहे काटें, समतल आएगा ही आएगा। S1 माइनस S2। अब फिर क्या होगा, इस समतल को निकाल लेंगे, ये छोटा भी होगा इक्वेशन में, ये छोटा भी होगा इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर, छोटा सा बचेगा। और इस समतल के ऊपर आपका स्पर्श बिंदु जरूर होगा, आपका स्पर्श बिंदु इस पे जरूर होगा। आप रख के चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा। देखो करते हैं, इसको भी करके देखते हैं। उभयनिष्ठ समतल का समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0। दोनों को घटाने पे कट 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 कट, अरे इतना कट। फिर ये हो गया 16 का प्लस 16, 12 जेड, और 65 माइनस 7, 7 और 65 कितने होते हैं, 72 बराबर 0। जेड बराबर 6। तो भाई सवाल बनाने वाले ने ऑप्शन जेड बराबर 6 आ गया, और जेड बराबर 6 के भी 3 ऑप्शन डाल दिए बंदे ने।
जेड बराबर 6 के भी 3 ऑप्शन डाल दिए। अब ऐसे होता है कई बार हमारे जुगाड़ से वो उससे भी ज्यादा ऊपर जुगाड़ चला जाता है। अब जेड तो 6 आ गया और 6 का सही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सवाल जो है वो हमसे ऊपर खेल गया। अब हमसे ऐसे ही हो जाता है, कई बार जुगाड़ी हो, हमसे बड़ा जुगाड़ी हो, तो फिर वो खेल जाता है, और खेल जाता तो ये ऐसी हालत कर देता है, सारी मेहनत बेकार, है ना, सारी मेहनत बेकार। तो कौन सा लगेगा ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, कौन सा कहाँ परफेक्ट रहेगा किस टाइम पे कौन सा परफेक्ट रहेगा ये पता करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बस दिमाग चले वो ठीक है। तो इसी से कर लेना, फिलहाल यही ठीक है, या रख के पता कर लेना। और मुझे लगता है रख के पता करने से अच्छा तो यही लगा दो, यही ठीक है। 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन कंफर्म तो है ना कि आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न दो गोलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। निम्न दो गोलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब बस हम यही तो प्रिपेयर करते हैं ना कि एग्जैक्टली क्या सही होगा, कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, ये कोई नहीं जानता, और हम ट्राई कर करके देखते हैं, फिर पता चलता अच्छा ये इससे बढ़िया था, ये इससे बढ़िया था। अब वही तो कह रहा हूं, पता नहीं चलता ना, आप चेक करके देखोगे, हो सकता है, देखो कमाल है, कई बार तो कमाल करेगा ऐसे कि आपने रखा, आपने सी पकड़ा, सी रखा, सी काम कर गया, होगी मौज, मतलब पहला ही ट्राई किया, पहले में निकल गया। और कई बार ये होता है कि ट्राई कर रहे हैं, फिर लगा कि यार इससे अच्छा मैन तरीके से कर लेते तो ज्यादा ठीक था, बिना मतलब में ये जुगाड़ के ट्राई की। तो कई बार जुगाड़ आपको धोखा भी देगा और कई बार अच्छा भी काम करेगा, लेकिन वही है, चीजें आपका भाग्य है वही है ना, इसको तो ओपन बॉक्स है, ये खुलेगा, सरप्राइज बॉक्स है, खुलेगा, क्या निकलेगा वो आपके भाग्य में, वही क्या रहता है। कई बार होता है ना, बी पकड़ा, बी रखा, बी सेट हो गया, अरे कमाल है। और कई बार बी रखते हैं, बी नहीं होता, बाकी छोड़ के अगला हो जाता है, तो टाइम बर्बाद भी होता है। देखो, दो गोलों के बीच का कोण, कोण का सूत्र होता है, दो गोले अगर काट रहे हो तो उनके बीच में जो कोण बनता है उसका फॉर्मूला होता है, बस वो वर्त वाला फॉर्मूला याद कर दो, उसको एक कदम और बढ़ा दो, 2u1u2, 2v1v2, अब एक पद और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 2w1w2, 2w1w2 माइनस d1 माइनस d2 बट्टा दोनों की त्रिज्याएं, u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर माइनस d1। दो गोलों के बीच का कोण, दो गोलों के मध्य का कोण, ये है दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण, ये दो गोले हैं, ये दोनों गोले जहां पे कट करते हैं उन बिंदुओं पे स्पर्शरेखाएं खींची जाए, दोनों गोलों पे, इस गोले पे भी और इस गोले पे भी, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनता है थीटा, ये प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। वो अभिषेक कह रहा है कि हम रख के ट्राई तो कर सकते हैं। आप लोगों ने वो एक मूवी आई थी वीकली मालामाल, मालामाल वीकली, सॉरी, एक मूवी आई थी मालामाल वीकली, तो उसमें जो पहला सीन होता है उसमें वो एक बंदा होता है जो एक बच्चे को कुएं में से बचा के लाता है, वो कुएं में डूब रहा होता है, वो उसको बचा के लाता है, तो पूरा गांव जो है वो बल्लू नाम होता है उसका, कि बल्लू शाबाश बल्लू शाबाश बल्लू शाबाश बल्लू। तो जो बल्लू होता है वो पूछता है धक्का किसने दिया था, बल्लू पूछता है धक्का किसने दिया था। तो वही चीज है कि भाई तकदीर साथ दे देते ना तो फिर बस ठीक है, तकदीरों ने साथ दे दिया, आप बहादुर नहीं थे, वो धक्का मिल गया, अब मिल गया तो सरवाइव करने के लिए आपने ट्राई किया और आप बच गए, वो भाग्यशाली हो गया कि हाँ। ऐसे ही एक वर्ल्ड कप का था, 2011 का था, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो, 2011 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था, धोनी ने श्रीसंत को आवर दिया था,
शायद 17वां या 18वां ओवर था जो श्रीसंत को दिया था, और श्रीसंत उससे पहले जो ओवर करवाए थे उसमें अच्छे रन खाए थे उसने, लेकिन वो ओवर उसको दिया और उस ओवर में वो कमाल कर गया। उस ओवर में वो, क्योंकि मजबूरी थी ओवर देना, क्योंकि और अवेलेबिलिटी कम थी, तो उसको ओवर दे दिया। कमेंटेटर शुरू हो गए, ये तो पहले से ही रन खाया बैठा है, इसको ओवर देना तो बहुत बड़ा गलत निर्णय हो सकता है, ये हो सकता है। अब इत्तेफाकन उस ओवर में उसने विकेट ले ली और विकेट लेते ही मैच ठीक हो गया और इंडिया के पक्ष में आ गया, इंडिया जीत गई। बाद में धोनी को पूछा कि आपका निर्णय इतना शानदार हुआ, कैसे आपने किया? धोनी ने कहा कैसे नहीं किया, वो बस पड़ गया सही दिशा में। जब मैं कहता हूँ ना, गलती हुई लेकिन सही दिशा में हो गई, बस इतना ही है। ओवर देना था, इसको दे दिया। अभी इसी के 2 छक्के लग जाते, उल्टा हो जाता। सीधी बात है ना, उसको ओवर देते, 2 छक्के पड़ जाते, सब उल्टा हो जाता। सीधा पड़ गया, सब अच्छा हो गया। तो ऐसा कुछ भी इसका फिक्स नहीं होता कि हम क्या है क्या नहीं, कहीं ना कहीं आपका लक जो है वो मिलके ही बनाता है चीजों को। आपने सी ट्राई किया, सी बैठ गया। अब इसमें इसमें क्या कलाकारी है? कोई कलाकारी नहीं है। आपने सी ट्राई किया था, सी बैठ गया। कोई बेचारा सी आंसर होता है वो ए ट्राई करता है तो सी आंसर निकलता है, सी ट्राई करता है तो ए आंसर निकलता है। वो जो भी ट्राई करेगा आंसर उसको छोड़ के आएगा, उसका तो टाइम लगने लगना क्या कर ले वो। तो कईयों के तकदीर हार्ड होते हैं, जैसे मैं हूं, अगर मैं सी ट्राई करूंगा ना, आंसर ए मिलेगा, और अगर मैं ए ट्राई कर रहा हूं तो आंसर सी मिलेगा। मुझे एक्स्ट्रा काम जरूर करवाएगा। कौन सी बराबर, तो जिनके भाग्य मेरी तरह है, जो मेरी तरह ज्यादा भाग्यशाली हैं, उनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत रहती है। 2u1x, 2v1y, 2w1z, ये आपका पहला हो गया। नहीं, हम शायद भगवान हमसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करवाना ही चाहते हैं। ये दूसरा वर्त हो गया। हम भगवान को ज्यादा प्यारे हैं, तो भगवान हमारे प्रति थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट है। तो इसलिए जो इस तरीके से ना, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। तो जो कही कि सर हम तो जो भी करते हैं वो गलत बैठता है, तो होता ही है, अब क्या कर ले उसको। वो कोई बनवाए थोड़ी जा सकते हैं, कहीं जाके ठीक करवा लाऊं, भैया मेरे तकदीर ठीक कर दे थोड़े से, इनमें दो तीन कील ठोक दे, ढीले हैं, 2-3 कील ठोक दे, ठीक हो जाए। हिल बहुत रहे हैं, तो ये तो बस है जो है। u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर माइनस d1, ये आपका u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर माइनस d2। ये है आपका कोण का सूत्र। 2 गोलों के बीच का कोण निकालना हो तो ये मान रख देना और सोल्व हो जाएगा। अब एक स्पेशल केस लेते हैं 90 डिग्री वाला, जिसे लांबी काटने की शर्त कहते हैं। लांबी काटना, 2 गोले लंबवत काटते या ऑर्थोगोनल काटते हैं। लांबी काटना या ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, उसमें क्या होता है, थीटा 90 डिग्री हो जाता है। कॉस 90 का मान 0 हो गया, नीचे वाला इधर आके 0 हो गया। तो लंबवत काटने की शर्त आ गई। अगर 2 गोले लंबवत काट रहे हैं तो 2u1 u2, 2v1 v2, 2w1 w2 माइनस d1 d2, इसको इधर रखो तो इधर रखो, उधर ले जाओ तो उधर ले जाओ। ये हो गई लंबवत काटने की शर्त। 2 गोलों के लंबवत काटने की शर्त, ठीक है। 2 गोलों के बीच लंबवम काटे ना काटे, किसी भी कोण पे काटे, कोण का निकालना हो तो ये लगा देना, और कहे 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये लगा देना, ठीक है ना। आ जाओ सवालों पे वापस। अब ये हमारा सवाल है, कैलकुलेशन नहीं करनी यार।
u का मान -1, u का मान -1, v का मान -2 और w का मान -3, d का मान 10। ये हो गए मान, ले जाके सारे रख दो। 2 गुणा u1 u2 -1 -3 प्लस 2 गुणा v1 v2 प्लस 2 गुणा w1 w2 w1 w2 माइनस d1 d2 2 बट्टा, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या नीचे वाले की, या ऊपर वाला 0 हो जाएगा? ऊपर वाला 0 हो जाए तो थोड़ा काम कम हो जाए। कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 6 -4 -4, मजा ला 0 आ जाए। अच्छा आ रहा है क्या? आ सकता है बिल्कुल। 4 6 4 10 2 12 -14। नहीं आ रहा ना? आएगा थोड़ी, हल करवाएगा पूरा। देख लो, मैंने कहता हूँ ना, वैसे तकदीर ऐसे होता है, पूरा हल करवाएगा, मजा ला आंसर आ जाए। 90 डिग्री आ जाता क्या बिगड़ता, 0 आ जाता ठीक है, नीचे वाला करना नहीं पड़ता। अब नीचे वाला करना पड़ेगा। नीचे वाले में है 1, सीधा लिख देता हूँ 1 4 5 5 और 9 14, 14 में से 10 गया 4, 4 का 2 इंटू इसका 4 9 10 11, 11 में से 2 गए 9, 9 का 3 और ये हो गया 6 4 10 और 10, ये कितना है 10 और 16 -6। मोड लगा देना ताकि प्लस माइनस का झंझट ना आए। कैसे गड़बड़ है? माइनस का 1 आएगा क्या? मेरी कैलकुलेशन में गलती हुई। 2 6 आ गया, ये भाई साहब 4 आ गए, 6 और 4 10 तो ये हो गए। डी कितना है? माइनस का, ठीक है, 2 12 आ गए। ये W1 W2 गलत है। हाँ, ये W1 W2 गलत है। W1 है -3 और -3 है यहाँ पे, तो ये -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -18, 18 -8। अभी भी गड़बड़ आ रहा है मेरा तो। देखना क्या गलत है, कुछ गलत। W1 का मान गलत है, -3 मैंने कर दिया है, मेरा तो अभी भी गलत ही आ रहा है। दस -12 -18, 18 में से 10 गया, माइनस का 8 ही तो बटेगा, -8/6। अच्छा, एक दुआ भी था क्या यहाँ पे? यहाँ एक दुआ भी होता है शायद, यहाँ एक 2 भी होता है। हाँ, एक नीचे जो है ना, एक दुआ एक्स्ट्रा होता है शायद, वो दुआ खाने की वजह से गड़बड़ हो रही है। ये कट गया। अब वो नीचे एक फॉर्मूले में दुआ और होता है, वो लिख लो, एक एक्स्ट्रा 2 और होता है, अतिरिक्त 2। हाँ, नीचे एक 2 और होता है एक्स्ट्रा। गणित में बस यही अच्छी बात है, आप गलतियां करो थोड़ी देर में ही पकड़ आ जाती है। हाँ, आपने कुछ छोड़ दिया, कुछ और कर दिया, ज्यादा देर टिकती नहीं है। तो एंगल हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों आएंगे, है ना, प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो एक माइनस का 2/3 आएगा, एक प्लस का 2/3 आएगा। तो प्लस प्लस वाला ले लो एक बार, तो cos थीटा बराबर 2/3, तो थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स 2/3, ये आंसर आ गया।
अगला सवाल, दो गोलों के लांबिक रूप से काटने की शर्त। दो गोलों के लांबिक रूप से काटने की शर्त। दो गोले एक दूसरे को लंबवत काटते हो, इस बात की शर्त क्या है? दो गोले एक दूसरे को लांबिक काटते हो, इस बात की शर्त क्या है? कौन सी शर्त है? बिल्कुल ठीक, सही है। ये रही लांबिक काटने की शर्त। हाँ, वो उसी से आता है, वो उसी से cos थीटा वाले से वो व्युत्पत्ति होती है। जो आप दो गोलों के बीच का कोण निकालते हैं ना, वो cos वाले जो कोसाइन सूत्र है उससे निकाला जाता है वो, इसलिए नीचे दो आता है उसमें। वो 2D में करवाए हुए, वहां देख लेना। 2D जो है ना, वो वहां करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है इसका, थोड़ा मैं इसको व्युत्पन्न भी कर देता हूं आपको, और डायरेक्ट आप इसको याद भी रख सकते हैं। एक है कि R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले हैं जो एक दूसरे को लंबी काटते हैं, मतलब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो जब दो गोले एक दूसरे को काटेंगे तो बीच में एक समतल बनेगा, उभयनिष्ठ समतल। उस उभयनिष्ठ समतल के ऊपर एक वृत्त बनेगा, क्योंकि समतल है, समतल तो वृत्त काटेगा। ऐसा वृत्त बनेगा जो दोनों गोलों का होगा, पहले गोले का भी होगा और दूसरे गोले का भी होगा। तो वो जो उभयनिष्ठ वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी है? अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया ये बंदा कई बार पेपर में आया हुआ है। और वैसे अगर आप नवकार में जाए, नवकार की बुक्स में जाएं, तो ये पहला दूसरा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है। जो प्रश्नावली डी है सेकंड की, मतलब जो गोले वाली प्रश्नावली है, थर्ड प्रश्नावली है गोले की। तीसरी जो गोले की प्रश्नावली है उसके अंदर जो डी एक्सरसाइज है, डी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। तो उसमें आप ये सीधा जो है ना, ये सीधा फॉर्मूला है कि अगर दो गोले हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये गोला नंबर 1, ये गोला नंबर 2, और इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है ना। तो जब दो गोले काटेंगे तो वहां से एक समतल गुजरेगा, एक उभयनिष्ठ समतल गुजरेगा, और समतल गुजरेगा तो एक वृत्त भी बनेगा। ये समतल जब दो गोले काट रहे होंगे, वहां बीच में से जब समतल जाएगा तो दोनों जो समतल है, समतल के ऊपर एक वृत्त बनेगा। वो तो ऑब्वियसली बात है, बनना ही है। दो आलू है चिपके पड़े, उन्हें काट रहे हो, जहां से काटोगे वहां से एक व्रत बनना ही है। ऐसा व्रत बनना है जो कॉमन है। कॉमन क्यों? पहले वाले का भी है, दूसरे वाले का भी है, दोनों का एक ही व्रत है। ये जो उभयनिष्ठ व्रत है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है? उभयनिष्ठ व्रत की त्रिज्या कितनी होती है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, R1 इंटू R2 बट्टा अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। हाँ, लो फॉर्मूला दोबारा बताऊंगे, उसमें कुछ नहीं है, बस एक दुआ भूल गया था नीचे वाले में, ये रहा। यहाँ दो एक्स्ट्रा आता है, वो भूल जाते हैं अपन, है ना। ये दो एक्स्ट्रा आता है। और अगर इसको देखना हो तो 2D वाले लेक्चर में मैंने करवाया हुआ है कि दो व्रत के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। दो व्रत होते हैं, दो व्रत एक दूसरे को काट रहे हो तो बीच का कोण कैसे निकालते हैं। यहाँ पे भी समझना चाहो तो दोबारा समझा देता हूँ एक बार, लो कि हम कैसे निकालते हैं। ये जो अभी मुकेश ने कहा था, सच कहा था, कि अगर आपको कोण, ये सूत्र बना कैसे है वो समझाना चाहता हूँ कि सूत्र बना कैसे। जब भी आप दो गोलों के बीच का कोण निकालते हो तो आप ऐसे निकालते हो। ये रहा आपका पॉइंट, ये आपका केंद्र, ये इस तरीके से। ये होगी आपकी पहली त्रिज्या R1, ये दूसरे की त्रिज्या R2, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी D। तो कोसाइन सूत्र के अनुसार बीच का कोण cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर कोसाइन सूत्र के अनुसार, जो कोसाइन सूत्र होता है उसके अनुसार जिन दो भुजाओं के बीच का ये कोण है उन दोनों के वर्गों का योग माइनस सामने वाली भुजा का वर्ग बटा 2 गुणा R1 R2। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये बना हुआ है।
अब इसमें आप R1 जो होता है √U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस W1 माइनस डी, वो यहाँ रख दीजिए, R2 की जगह R2 रख दीजिए, डी जो है वो दोनों के केंद्र का बीच का जो फॉर्मूला है, क्योंकि U1 V1 W1 ये होगा, माइनस U2 माइनस V2 माइनस W2 वो होगा, दोनों के बीच की दूरी निकालो डी, वो यहाँ रख दो, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके वो आपका जो फॉर्मूला है वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए आया हुआ है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले बना भी लोगे आप तो और भी अच्छा रहेगा, फिर क्या भूल चूक नहीं होती ज्यादा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कुछ निकाला गया या कुछ बहुत बड़ा कुछ किया गया है, कोई रॉकेट साइंस जैसी कुछ नहीं है, सीधा है, आराम से आप कभी भी घूमते फिरते निकाल सकते हो इसको, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया था, ये हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर एक सवाल और भी है इसके अंदर आगे, ये देखो, ये वाला, ये नहीं, ये रहा, ये रहा। इस बार क्या किया कि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है कि दो गोले लंबवत काटते हैं, दो गोले जो लंबवत काटते हैं उनका जो उभयनिष्ठ वृत्त है उसकी त्रिज्या, अगर तो फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे सीधा मान रखो, ये हो गया आपका R1 बराबर 3, R2 बराबर 4, और उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या होती है R बराबर R1 R2 बट्टा अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। मान रख दो, R1 का मान 3, R2 का मान 4, बट्टा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 12/5, 12/5। तो ये है फॉर्मूले का फायदा। अब अगर आपके पास फॉर्मूला है तो फटाफट रखा, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला का कमाल तो भाई फॉर्मूले ही करेंगे, है ना। कंपटीशन ही ऐसा ही है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आज मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला, आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला है, और आप लोगों को भी मैंने बताया था कि जो छोटे छोटे बाइट्स जो हैं वो मैं लगातार बना रहा हूँ, अभी 3D के भी बनाऊंगा, वो लगातार उसमें डालता रहूंगा, वो अपने कहीं पे लिख के सही जगह जहां आपको लगे कि यहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं वहां लिख लिख के रख लेना। ये जैसे छोटे छोटे फॉर्मूले ना, R1 R2 बटा अंडर रूट R1 का स्क्वायर, ये बड़े कमाल होते हैं, जादू कर देते हैं। ऐसे 5 सवाल भी, मतलब 20-25 तो बहुत ज्यादा है, अगर 5 सवाल भी मिल जाते हैं ना तो आप इस कर्व के काफी आगे चले जाएंगे। मतलब आप यूं समझिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो एक सवाल सही होते ही है ना, एक सवाल, जब आप सेकंड ग्रेड में हो और आप अच्छे कंटेंडर हो, मतलब आपकी तैयारी वैयारी अच्छी हो, एक सवाल सही होते ही आप हजारों जनों से आगे चले जाते हो, हजारों लोगों से आगे चले जाते हो, एक एक्स्ट्रा सवाल सही होते ही। तो 5 सवाल तो सोचो कितना आगे ले जाएगा आपको, है ना। आप अगर देखो, जिन लोगों को देखो तो उन लोगों के कट ऑफ में देखो, आपको समझ में आएगा कितना माइनर माइनर डिफरेंस से लोग रहते हैं। तो वहां अगर एक सवाल आपका सही हो जाए, एक सवाल सही होता तो आप उठ के वहां चले जाते, कितना बड़ा फर्क पड़ जाता सिर्फ एक सवाल से। तो ऐसे 5 सवाल अगर आपको, और ये बात वो नहीं कि 5 सवाल, यहाँ पे 5 सवाल का आपका टाइम बचा, आज कोई भी इसको इससे कम समय में नहीं कर सकता, इससे कम समय में कोई भी इस सवाल को नहीं कर सकता, या तो वो छोड़ सकता है, और करेगा तो पक्का 2 से 3 मिनट लगाएगा, करेगा तो पक्का 2 से 3 मिनट लगाएगा, करके दिखा दो, मैन तरीके से करके दिखा दो इस क्वेश्चन को। अगर कोई भी इसको मैन तरीके से करता है तो वो निश्चित तौर पर 3 मिनट तो फिर भी मैं कम ले रहा हूँ, 4-5 भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 मिनट से ऊपर पे जाके अगर मैन तरीके से करता है तो 4-5 मिनट लगेंगे, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद है वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगाएगा, और हो सकता है पेन चला ही नहीं। 3 × 4 = 12, नीचे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सीधा 5 बनना ही है, 12/5 आंसर। उसका आंसर आ गया 5 सेकंड में। लोगों को 5 मिनट तक उलझे पड़े तब भी नहीं आता, दिमाग खराब होता है वो अलग, और आपको जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग, कि जो पढ़ के गया था वही आ रहे हैं, आज तो दिन मेरा ही मेरा है, जो पढ़ के गया था वही सब आ रहे हैं। तो बहुत अंतर आ जाता है दो बंदों में, अच्छा खासा अंतर आ जाता है। पेपर में अगर आपके पढ़े हुए 5 सवाल भी आ जाते हैं ना, पढ़े हुए आ जाते हैं, तो अचानक फीलिंग बदल जाती है पेपर को लेके कि भाई ये पेपर मेरा ही है, इस बार नौकरी मैं ही लगूंगा, ये नौकरी मेरे लिए ही है ना। तो ये आपको बहुत है, इसलिए मैंने वो बाइट बनाई, इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं थी, है ना। वो इसलिए कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसलिए चीज डाल रहा हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ाएगी आपको, अगर आप सीरियसली लेते हैं तो उसको।
अगला क्वेश्चन, निम्न बिंदु से गुजरने वाले गोले का केंद्र क्या होगा? ये तो आपको याद है। याद है ये, पहले पहले आपने निकाला था। इन चार बिंदुओं से, मूल बिंदु से एक्स एक्स को ए दूरी पे काटने वाला, वाई एक्स को बी दूरी पे काटने वाला, जेड एक्स को सी दूरी पे काटने वाले गोले का समीकरण, बड़ा सुंदर सा समीकरण था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। याद आया? याद आया? निकाला था आपने, शुरुआत में निकाला था ये। कल जो रात को क्लास हुई थी उस क्लास में हमने निकाला था कि मूल बिंदु से जाने वाला एक्स एक्स को ए पे काटने वाला, वाई एक्स को बी पे काटने वाला, जेड एक्स को सी पे काटने वाले गोले का समीकरण। इसमें u का मान आ जाएगा आपका माइनस का a बटा 2, v का मान आ जाएगा माइनस का b बटा 2, w का मान आ जाएगा माइनस का c बटा 2। तो केंद्र आ जाएगा माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, a/2 b/2 c/2। ठीक है, बस चलिए अब यहीं पे इसको विराम देते हैं। और आज आप शाम को जो क्लास होगी रात को 8 बजे, अगर आज मुझे एक पारिवारिक फंक्शन में जाना है तो वहां से अगर मैं टाइम पे आ पाया तो कोशिश करूंगा कि क्लास लूं। अगर मैं नहीं आ पाऊं तो समझ जाइएगा, कैंसिल, मैं क्लास कैंसिल कर दूं तो समझ आना कि मैं नहीं पहुंच पाया और क्लास कैंसिल हो गई है। ठीक है ना? आप लोग ही हैं, क्लास आप ही लोग लेते हैं तो आप लोगों को ही बता दो, बाकी लोग जो क्लास लेते नहीं उनको तो क्या बताना। आप लोगों को यहाँ इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अभी मैं किसी पारिवारिक फंक्शन में जाऊंगा, तो वहां जाने के बाद जब वापस आऊंगा तो अगर 8 बजे से आपके टाइम क्लास के पहले आ गया तो क्लास ले लूंगा, नहीं आ पाया तो मैं क्लास को हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, तो समझ जाना कि मैं नहीं आ पाया। है ना? आराम से सोइएगा, ठंड का मौसम है, भयंकर ठंड चल रही है, तो आराम से रेस्ट करिएगा। ठीक है? ठीक है ना? शेड्यूल हटा दूंगा मैं, अगर मैं 8 बजे से पहले आ गया तब तो शेड्यूल रहने दूंगा, क्लास ले लूंगा, नहीं आ पाया तो शेड्यूल को हटा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है।